स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी विषय को पढ़ रहे हैं। अब तक आप लोगों को 11 लेक्चर पॉलिटी के मिल चुके हैं। ये 12वां लेक्चर आप लोगों के बीच जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध की व्यवस्था के बारे में समझेंगे। प्रोविजंस फॉर सम स्पेशल क्लासेस, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को किस तरीके से उनके लिए विशेष दर्जा या उनके आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है, इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। भले ही ये बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है। वह कब से कब तक है? तो 330 से लेकर 342 तक है। अब जरा इसको देख लेते हैं कि ये जो कुछ विशेष वर्गों के उपबंध की व्यवस्था जो 330 से 342 तक है, ये किस भाग में है? तो ये भाग 16 में है। ठीक है, भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है, अगला है संविधान में उल्लेखित कुछ वर्गों जिनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो वो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आंग्ल भारतीय समुदाय है और पिछड़े वर्ग है। ठीक है, अब हम आगे ये भी देखेंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए क्या विशेष दर्जा था, किस अनुच्छेद में था, और क्या करंट में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण इसमें बदलाव हुए हैं। वो जब हम टॉपिक वाइज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल समुदाय, अन्य पिछड़े वर्ग आएंगे तो हम उस समय उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अनुच्छेद जिसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान का उपबंध है, वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 275 से संबंधित है। अब जरा अनुच्छेद 275 को समझ लिया जाए। यहां से प्रश्न और क्या बन सकते हैं? अनुच्छेद 275 में कहा गया कि संघ कुछ राज्यों को अनुदान की व्यवस्था करेगा। अब ये अनुदान किस लिए दिए जाएंगे और क्या व्यवस्था कैसे होगी? तो संसद विधि द्वारा राज्यों की सहायता के लिए अनुदान देगी और ये अनुदान जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी वहां से ये दिए जाएंगे। और किस लिए दिए जाएंगे? तो वही अनुसूचित जनजाति के कल्याण आदि के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 275 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्टित करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। ये क्या विनिर्दिष्टित करने की शक्ति है? ये क्या बात है भाई? इसमें इस प्रश्न में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डालना हो, या किसी को हटाना हो, या अनुसूचित जनजाति को उसमें शामिल करना हो, तो ये शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति महोदय के पास है। ठीक है, अब यहां हम चर्चा करेंगे कि ये शक्ति राष्ट्रपति महोदय को किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 341, उसके सब क्लॉज 1 के द्वारा ये राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल से परामर्श करके और अधिसूचना जारी करके इस श्रेणी में जिन जातियों को शामिल करना होगा उनको शामिल करने की घोषणा कर देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात इसी में है, जो अभी तक तो परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अगर यहां तक पहुंचे तो यहां एक स्टेप और आगे बढ़ा जा सकता है। उसको भी समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 341 के सब क्लॉज 2 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि संसद विधि द्वारा जो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जो सूची है उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कई बार आपको स्टेट पीसीएस या आरओ के पेपर में आपको स्टेटमेंट में ये चीज दे दी जाए। ठीक है, तो यानी आप याद रखिएगा कि 341 के सब क्लास 2 में संसद को ये पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट की सूची में परिवर्तन कर सकती है। अब यहां दूसरा अनुच्छेद है, वो है 342। इसमें अनुसूचित जनजातियों के जो वर्ग को शामिल करना हो या जिन जातियों को शामिल करना हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इसमें भी वही बात है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेंगे और उसके बाद जिनको शामिल करना होगा वो सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर देंगे। अनुच्छेद 342 के सब क्लास 2 में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि संसद के पास ये पावर होगी कि वो विधि द्वारा जो शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी सूची में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपने होलिस्टिक देख लिया कि राष्ट्रपति को किसके तहत पावर है? अनुसूचित जाति के लिए 341 के 1 के तहत, अनुसूचित जनजाति के लिए 342 के 1 के तहत है पावर राष्ट्रपति को। ठीक है, ये पूरा होलिस्टिक देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, और अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों के लिए आरक्षण की बात की। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर उसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई है। ये 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया है। यहाँ एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे, संवैधानिक दर्जा देने की बात। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये होता है
कि उस आयोग को किसी अनुच्छेद में व्यवस्था दी जाए, ठीक है, यानी किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन हो। तो ये देख लिया जाए कि भाई इन आयोगों का किस में वर्णन है। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338, उसमें अनुसूचित जाति के लिए आयोग के गठन की बात की गई है। इस बात को समझने से पहले एक बात और जान लेना जरूरी है कि एक अमेंडमेंट हुआ 89वां यानी कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसके तहत पहले 338 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आयोग की व्यवस्था 338 में ही थी। लेकिन इस 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की व्यवस्था के लिए एक अलग अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 का क बना दिया गया, ठीक है। तो अब आपके यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा सकता है पेपर में? ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए आयोग का दर्जा है वो किस अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 338 में। ये पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक नए अनुच्छेद में व्यवस्था की गई? तो वो है 89वां यानी कि 89वां संविधान संशोधन 2003। फिर ये पूछा जा सकता है कि 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 338 के क में की गई, ठीक है। ये पूरी बात आप लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के संदर्भ में समझ ली। तो चर्चा हम लोग पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए भी यहाँ कर लिया जाए ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच में काम हो जाए। तो अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के सुधार के लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई। और एक चीज और यहाँ क्लियर कर जान लीजिए, इन आयोग के जो सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा होती है। ये भी क्लियर कट याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अनुच्छेद 340 की चर्चा हो गई, तो एक चर्चा और यहाँ महत्वपूर्ण है। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कौन सा है? तो वो 1993 में, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब का है? तो वो 1993 में, ठीक है। ये हम लोगों ने इस आयोग संबंधित जितने भी संशोधन थे या जितने अनुच्छेद थे हम लोगों ने सब पे चर्चा कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए असम विधानसभा में आरक्षण स्वशासी जिलों के अतिरिक्त पूरे असम में लागू किया जाएगा। तो वो है 51वां संविधान संशोधन द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि 51वां संविधान संशोधन किस समय में आया था, किस ईयर में आया था? तो ये भी याद रखिएगा, 51वां संविधान संशोधन 1984 में आया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो उस समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत ये पावर है? तो ये अनुच्छेद 331 के तहत। याद होगा जब मैं इस आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब इसका विवरण आएगा तो वहां पे इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी कि वर्तमान समय में करंट में ऐसा क्या हुआ है कि जो इसकी बात की गई है। ज्यादातर लेक्चर में जो करंट में प्रावधान जोड़े गए हैं या जो संशोधन हुए हैं, जो व्यवस्थाएं आई हैं, उसको मैंने समय समय पर अपडेट कर दिया है। तो यहाँ का भी अपडेशन ले लीजिए। एक संविधान संशोधन हुआ, वो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ 104वां संविधान संशोधन? तो 2019 में हुआ। इसमें क्या व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम का निर्देशन अब राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में और राज्य में राज्यपाल महोदय नहीं कर सकेंगे। यानी उनकी जो सीट थी लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1 मनोनयन की, वो क्या हो गई है? खत्म कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और ये कब से प्रभावी होगा? तो 25 जनवरी 2020 से। इस बात की चर्चा हमने पूर्व में संविधान संशोधन की कक्षा में भी की थी और इस बात की चर्चा मैंने समय समय पर इस बात को उल्लेखित किया है। आज यहाँ पर आंग्ल भारतीय का विशेष बात आ गई तो यहाँ पे भी उस बात को मैंने चर्चा में ले ली। यानी कि अब ये 331 में जो व्यवस्था थी वो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त कर दी गई है। अब 104वें संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने आंग्ल भारतीयों को देख लिया, तो इसी 104वें संविधान संशोधन 2019 में एक और व्यवस्था की गई है जिसका संबंध यहां से ही है। इसमें एक और व्यवस्था क्या की गई कि अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 10 साल की आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई गई लोकसभा और राज्यसभा में, वो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वें के तहत। और आंग्ल भारतीयों के जो मनोनयन होता था वो रद्द किसके तहत हुआ? तो वो भी 104वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने होलिस्टिक इसको और अच्छे से देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल ये समझते हैं कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नियुक्त कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 333 के तहत। अभी हमने इसी के पूर्व प्रश्न में इस बात की चर्चा की थी कि 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के भी ये पावर खत्म कर दिए गए
और आपने ये भी देखा कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को और अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। चूंकि ये अभी हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, तो इसलिए इसके पूरे संबंध को जानना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और समस्याओं के निदान हेतु आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, तो अनुच्छेद 340 के एक। जब हम लोग अनुच्छेद 338 और 338 का क देख रहे थे, तो उसी समय हम लोगों ने अनुच्छेद 340 भी देख लिया था। ठीक है, यानी कि जो ओबीसी वर्ग के लिए आयोग का गठन है वो 340 के कम है। आगे देखिए, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति को किसके तहत है, तो 341 और 342 के तहत। पूर्व में डिटेल चर्चा हो चुकी है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है, तो वो अनुच्छेद 338 के ख में दिया गया है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 338 के ख में दिया गया है। अब आपने यहां देखा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 338 के ख। इसकी पूर्व के पृष्ठ में आपने अभी देखा था कि सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निदान के लिए जो आयोग का गठन किया जाएगा पिछड़े वर्ग के लिए, वो 340 के एक में है। फिर यहाँ 338 का ख भी दे रहा है। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया है 338 के ख में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं। एक भाग 16 जो हम लोगों ने इसको शुरुआत में मैंने जिक्र कर दिया था, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 330 ये हम लोग चर्चा ले चुके हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण होगा। और याद रखिएगा, ये स्थानों का आरक्षण जो है वहां उन जातियों के अनुपात के ही आधार पर होता है। ठीक है, ये आधार जो है वहां की उन जातियों की उपलब्धता के अनुपात के आधार पर होता है। अगला है, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति किसमें है, 338 के ए में या 338 के क में। 340 में क्या है, पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, वो किसमें है, तो वो 340 में है। और हमने आपको यह भी बताया था कि 89वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, यानी कि अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजाति के लिए अलग करके अनुच्छेद 338 के ए में इस बात की व्यवस्था कर दी गई। और यहां दे रहा है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किसके तहत है, वो अनुच्छेद 338 के बी के तहत है। ठीक है, और अनुच्छेद 340 में क्या है, तो वो पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। ठीक है, ये याद, इन दोनों अंतर को याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो आप कहेंगे 338 का बी। अगर ये पूछेगा कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 340 में इस बात की व्यवस्था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग पॉलिटी के समापन की कगार पे हैं। हमने विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी विस्तृत व्याख्या के माध्यम से आप तक अपनी चीज़ों को पहुंचाया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लेक्चर को क्रमशः कंप्लीट कर लें और जो अतिरिक्त बातें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कर लें अलग। ठीक है, ताकि अंत में रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी वीडियो और प्लस वो जो अलग से शॉर्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज करके, और अगर कुछ उसमें इनबिल्ड करना रहा तो वो इनबिल्ड भी कर लें। आप लोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल अपने अपने तरह से करें। मेरा बस ये प्रयास है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कम समय में एक विस्तृत जानकारी दी जाए, और आप जिस भी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हो उस माध्यम को कंटिन्यू रखिए। बस 1 या 2 घंटा आप निकाल के अपनी तैयारी को और धार देने के लिए इन वीडियो का मदद ले सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।